हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। आपकी फेवरेट वाली क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है मेरे प्यारे साथियों। मस्त हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल है। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सभी लोग तैयार हैं आज के खूबसूरत सेशन के लिए, धुआं धुआं मचाने के लिए। चलिए मेरे प्यारे साथी, स्टार्ट करें आज का सेशन। और बहुत खूबसूरत सेशन है और मजा आ जाएगा। ठीक है, दिल खुश हो जाएगा, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएंगी। पूरी क्लास पहला क्वेश्चन फोड़ के बताइएगा, पहला क्वेश्चन फोड़ के बताइएगा। और हमें पूरा पूरा भरोसा है कि पहला क्वेश्चन आप फोड़ दोगे। चलिए, चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी से फोड़ के बताइएगा। इधर है ना, एक बात बता दूं, इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इधर भाग जरूर लगा देना। ठीक है, इधर भाग जरूर आएगा। अब दोबारा से करके बताओ इस क्वेश्चन को। चलो, अब दोबारा से करके बताओ पूरी क्लास। अब तो कर दोगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 14 इज द राइट उत्तर। देखो 42 में, अब पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं 42 में 3 का भाग लगाऊं तो ये वैल्यू 14 आएगी। अगर मैं 42 में 3 का भाग लगाऊं तो ये वैल्यू 14 आएगी। 42 में 3 का भाग लगाऊं तो ये वैल्यू 14 आएगी। 42 में 6 का भाग लगाओ 7, और 7 और 7 कितना हो गया बाबू? 14 हो गया। 42 में 6 का भाग लगाओ 7, 7 और 7 कितना हो गया बाबू? 14 हो गया। और भाग 7 दूनी 14। यहाँ पे भाग लगाना भूल गए थे हमारे टाइपिस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। 42 में 3 का भाग लगाया 14, 42 में 6 का भाग लगाया 7, 7 और 7 कितना हो गया बाबू? 14। 7 दूनी कितना हो गया बाबू? 14। 14 से 14 खत्म, तो आंसर कितना आ गया बाबू? 14 आंसर आ गया। 14 आंसर आ गया। 14 आंसर आ गया। 14 आंसर आ गया। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? पूरी क्लास खींच के चलिए गाड़ी को। किसी का भी गलत उत्तर नहीं आना चाहिए। मस्त धमाका धूम मचाएंगे, धमाका धूम मचाएंगे, धमाका धूम मचाएंगे। पूरी क्लास खींच के चलिएगा गाड़ी को। सबके लिए ये क्लास ले सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीएसआई, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। बहुत प्यारी सी क्लास है, मजा आ जाएगा। आज बाबू 12 मार्च हो गई है और परसों आपके यूपीएसआई का एग्जाम भी है। परसों यूपीएसआई का एग्जाम है, और जिनका भी यूपीएसआई का एग्जाम हो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत बढ़िया पेपर दे के आना, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस पहले करना जिनका भी एग्जाम है, और आप लोग बढ़िया पेपर करके आएंगे, ये हमें उम्मीद है। अगर आपने बढ़िया पढ़ाई की है, बढ़िया पेपर जाएगा, टेंशन मत लो। इसका आंसर बताओ पूरी क्लास। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 और 1 5। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 5, 5 का 3 से गुणा करूंगा 15, 15 में 2 का भाग लगाऊंगा 7.5। 4 और 1 5, 5 तिया 15, 15 में 2 का भाग लगाओ 7.5।
पूरी क्लास 4 और 1 5, 5 × 3 = 15, 15 में 2 का भाग लगाऊंगा 7.5, 20 में से 7.5 को घटाओ 12.5, 20 में 7.5 को घटाया 12.5, 12.5 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। 12.5 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। कल भी मैंने एक बात बताई थी, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? पूरी क्लास जल्दी से बताइएगा। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? सभी को पता है कि भैया a + b a - b, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। एक बार हम जोड़ देंगे और एक बार हम घटा देंगे। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है बाबा a + b और a - b, a + b और a - b। जैसे a² को मैं a × a भी लिख सकता हूं, जैसे 17 × 17 - 16 × 16, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? जल्दी से बताओ। 17 × 17 - 16 × 16 की वैल्यू क्या बनेगी? पूरी क्लास अगर मैं पूछूं आपसे 17 × 17 - 16 × 16, इसका मतलब a² ही तो है ये। 17 × 17 का मतलब 17 का स्क्वायर, 16 × 16 का मतलब 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर - 16 का स्क्वायर। तो क्या वैल्यू बनेगी? एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो भैया एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो 17 और 16 कितना हो गया बाबा? 33 हो गया। 17 और 16 कितना हो गया? 33। 17 में से 16 गया बाबू 1, और 33 का 1 से गुणा करूंगा 33 आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। अब तुम बताना कि 27 × 27 - 26 × 26, जल्दी से बताओ। अगर मैं पूछूं कि 27 × 27 - 26 × 26, बराबर बराबर। चलिए पूरी क्लास 27 × 27 - 26 × 26, 27 × 27 - 26 × 26, जल्दी से बताओ। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो 27 + 26 और 27 - 26, 27 और 26 कितना हो गया? 53 हो गया ना। 27 में से 26 गया 1, तो 53 एकम 53, तो ये वैल्यू बनेगी 53। मस्त तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ये वैल्यू बनेगी 53। इसमें वही मेरे प्यारे साथियों, 6.5 × 6.5 - 2.5 × 2.5, तो ये है a² - b² का फॉर्मूला। a² - b²। 6.5 × 6.5 करने मत लग जाना कहीं, 6.5 × 6.5 करने लग जाओ, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। 6.5 × 6.5 करने मत लग जाना। चलिए बुरी क्लास, 6.5 × 6.5 - 2.5 × 2.5, जल्दी से करके बताएंगे। 6.5 × 6.5, 2.5 × 2.5। तो एक बार जोड़ दो 6.5 + 2.5 और एक बार घटा दो 6.5 - 2.5। तो इन दोनों को जोड़ा तो 9 आया। 6 और 2 8, 0.5 0.5 1, तो ये वैल्यू 9 बनेगी। 6.5 में से 2.5 को घटाएंगे, ये वैल्यू 4 बनेगी। ये वैल्यू तो 9 बनेगी और ये वैल्यू 4 बनेगी, और 9 चौक कितना हो गया बाबू? 36। तो 36 इज द राइट उत्तर। तो आपका 36 बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि जो आपका उत्तर है वो 36 उत्तर होगा। चलिए जल्दी जल्दी करके बता दो। 13 × 13 - 12 × 12, जल्दी से, तुरंत प्रभाव से इसमें एक्सपर्ट हो जाओ। 13 × 13 - 12 × 12, जल्दी से एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो।
13 प्लस 12, 13 माइनस 12, 13 और 12 कितना हो गया 25, 13 में से 12 गया बाबू 1, 25 का 1 से गुणा करूंगा 25 आंसर आ जाएगा। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि बाबू 25 आंसर आ जाएगा। चलो चलिए पूरी क्लास फटाफट फटाफट तुरंत प्रभाव से करके बताइएगा, पूरी क्लास फटाफट फटाफट। चलो अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि क्या ये सिंपल पड़ेगा कि कठिन पड़ेगा, ईमानदारी से बताना। ये सिंपल पड़ेगा कि कठिन पड़ेगा, ईमानदारी से बताओ। ये बताओ, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूं तो थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, क्योंकि 29 और 33 कितना हो गया 62 हो गया। फिर 62 का 3 से गुणा करना, फिर 257 से घटाना, फिर 4 का गुणा करना, फिर 45 में जोड़ना, फिर 13 का गुणा करना। तो मुझे बताओ कि ये आसान पड़ेगा कि कठिन पड़ेगा, ईमानदारी से बताओ। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना। अब देखो सबका इकाई अंक बाबू अलग अलग है। क्या मैं इसको इकाई अंक से कर सकता हूं? 9 और 3 12, 12 का 2 इकाई अंक, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, 1 का 4 से गुणा करो 4, 4 और 5 9, 9 तिया 27, 27 का बाबू 7। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 7, पहला ऑप्शन हो जाएगा बाबा 7 हो जाएगा। तो फर्स्ट इज द राइट उत्तर। 3 और 9, 9 और 3 12, 12 का 2, 2 तिया कितना हो गया बाबू 6, 7 में से 6 गया 1, 4 का 1 से गुणा करूंगा 4, 5 और 4 9, 9 तिया 27, 27 का 7, 7 कौन सा उत्तर है? पहला उत्तर है। क्या मैं इसको इकाई अंक से नहीं कर सकता? मजा नहीं आ गया? ईमानदारी से बताओ। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार और बता रहा हूं। 9 और 3 12, 2 तिया कितना हो गया बाबू 6, 7 में से 6 गया 1, 1 का 4 से गुणा करेंगे 4, 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 तिया 27, 27 का 7। तो मेरे प्यारे साथियों 9 तिया 27, 27 का 7, तो पहला ऑप्शन कितना मिलेगा? पहला ऑप्शन 7 मिलेगा। 7 इज द राइट उत्तर, 7 इज द राइट उत्तर। 7 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा, जिसका भी इकाई अंक 7 हो। मजा आ गया, पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं 3 5 7 का लैसे पूछूं, और हमें पूरा पूरा भरोसा है कि इनका आप लैसे निकाल सकते हो। 3 5 7 का लैसे कितना होगा? 3 5 7 का लैसे कितना होगा? 3 5 7 का लैसे कितना होगा? इन तीनों का गुणा कर दो, इन तीनों का गुणा कर दो मेरे प्यारे साथियों, इन तीनों का गुणा कर दो। 3 5 7 का, इनका गुणा कर दो, बस इनका गुणा कर दो, तीनों का गुणा कर दो। देखो 7 और 5 का लैसे निकालूंगा, 7 और 5 का लैसे कितना होता है? 7 पंजे 35, 7 और 5 का लैसे हो जाएगा 35, और 35 तिया 105, तो इनका लैसे हो जाएगा 105। बहुत बढ़िया। चलो 2 5 7 का लैसे निकाल के बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं
कि भैया 2 5 7 का लैसे कितना होगा, तो आप मुझे बता सकते हो कि 2 5 7 का लैसे कितना होगा। दो 5 7 का लैसे कितना होगा, जल्दी से बताइएगा। 2 5 7 का लैसे कितना हो जाएगा। 2 5 7 का लैसे कितना हो जाएगा। 7 पंजे 35, 35 दूनी कितना हो जाएगा 70। 7 पंजे 35, 35 दूनी हो जाएगा 70। 7 पंजे 35, 35 दूनी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। इनका लेस है। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। चलिए पूरी क्लास। एक धन पूर्णांक n 3 5 7 से विभाजित है, तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, बस 3 5 7 का लघुत्तम निकाल लो, तो अगला पूर्णांक उसी से बढ़कर होगा। एक धन पूर्णांक n 3 5 7 से विभाजित है। एक धन पूर्णांक n 3 5 7 से विभाजित है। एक धन पूर्णांक n 3 5 7 से विभाजित है। इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा। 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 n जो है वो 3 5 7 से विभाजित है, तो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। 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 पूरी क्लास। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। तो अगला पूर्णांक क्या होगा n+105। वाह भैया वाह, ये गेम है। तो अगला पूर्णांक क्या होगा n+105। चलो फटाफट फटाफट तुरंत प्रभाव से करके बताओ, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इनका लघुत्तम निकाल लो, बस इन तीनों का गुणा करना है और कुछ नहीं करना। इन तीनों का गुणा कर दो, अगला पूर्णांक बता दो। जल्दी से खींच के चलिएगा मेरे प्यारे साथी। पूरी क्लास फटाफट फटाफट। फटाफट फटाफट तुरंत प्रभाव से जल्दी से करके बताइएगा। यदि एक धन पूर्णांक 2 5 7 से विभाजित है, एक धन पूर्णांक n 2 5 7 से विभाजित है, इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा। 2 5 7 से विभाजित है, n जो है वो 2 5 7 से विभाजित है। 7 पंजे 35, 35 दूनी कितना हो गया 70 हो गया, तो n+70। तो अगला क्या होगा n+70 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा n+70। अगला क्या हो जाएगा n+70। पूरी क्लास। 3m, अगर मैं बोलूं कि 3a बराबर 5b, तो a और b का रेशो क्या बनता है। कई बार मैं बता चुका हूं, और इस पैटर्न पे कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कई तरीके के क्वेश्चंस रोज कराता हूं। 3a बराबर 5b, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, a और b का रेशो है 5 और 3। अगर मैं बोलूं कि 7a बराबर 8b, ए और बी का रेशो क्या बनेगा। ए की वैल्यू बनेगी 8, बी की वैल्यू बनेगी 7, आमने सामने की वैल्यू। अगर मैं बोलूं कि 6a बराबर 5b, तो ए और बी का रेशो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ आमने सामने की वैल्यू। अगर मैं बोलूं 6a बराबर 5b, तुरंत प्रभाव से बताओ ए और बी का वैल्यू क्या बनेगा। वेरी गुड, ए और बी का वैल्यू क्या बनेगा, पूरी क्लास जल्दी से बताना। अगर मैं पूछूं कि ए और बी का वैल्यू क्या बनेगा,
6a बराबर 5b, ए और बी का वैल्यू क्या बनेगा, ए की वैल्यू बनेगी 5, बी की वैल्यू बनेगी 6, 5 और 6 बनेगी, ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू क्या बनेगी, 5 और 6, पूरी क्लास। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं जो समझाऊं उसी का पालन करना, नहीं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगी। पूरी क्लास जो मैं समझाऊं उस चीज का पालन करना मेरे प्यारे साथियों। देखो ये दे रखा है 5m प्लस एन 5m माइनस एन बराबर 5:2, 5m प्लस एन 5m माइनस एन बराबर 5:2, और हमें ए और बी का रेशो, एम और एन का रेशो निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि बाहर वालों का गुणा अंदर वालों के गुणे के बराबर करना है, समानुपात का नियम लगाना है। बाहर वालों का गुणा अंदर वालों के गुणे के बराबर, बाहर वालों का गुणा अंदर वालों के गुणे के बराबर, बाहर वालों का गुणा अंदर वालों के गुणे के बराबर। जल्दी से करके बताइएगा, बाहर वालों का गुणा अंदर वालों के गुणे के बराबर। चलिए, बाहर वालों का गुणा अंदर वालों के गुणे के बराबर करना है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। फाइव एम प्लस एन 5m माइनस एन बराबर 5:2, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होना चाहिए। तो पहले इसका इससे गुणा कर देते हैं, पहले इसका इससे गुणा कर देते हैं। 2 पंजे 10, एम प्लस 2n, 2 पंजे 10m प्लस 2n, और फिर इसका इससे गुणा करो, 5 का 5 से गुणा करो 25m, और 5 माइनस 5n। ये बात क्लियर हो गई। पहले 2 का इससे गुणा करेंगे, 2 पंजे 10m 2n, और फिर इसका इससे गुणा करेंगे, 5 का 5 से गुणा करेंगे 25m माइनस 5n। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 25m में से 10m गया तो बाबू 15m। देखो 25m में से 10m को घटाएंगे 15m बचेगा, 25m में से 10m को घटाएंगे 15m बचेगा, 25m में से 10m को घटाएंगे 15m बचेगा। अब ये माइनस का 5m इधर आएगा तो प्लस का है, देखो ये माइनस का और ये प्लस का है, और ये दोनों जोड़ेंगे घटेंगे नहीं। ये 5 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का, ये उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा ना। 10m उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा ना। तो 25 में से 10 को घटाया 15, और ये माइनस का 5n, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का बनेगा ना। तो 5 और 2 7n, और आमने सामने की वैल्यू होगी, m और n की वैल्यू आमने सामने की वैल्यू होगी, m और n की वैल्यू आमने सामने की वैल्यू होगी। m की वैल्यू 7, n की वैल्यू 15, 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 m की वैल्यू 7, n की वैल्यू 15। क्या वैल्यू बनेगी? 7 और 15 बनेगी। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? m की वैल्यू 7 बनेगी, n की वैल्यू 15 बनेगी, m की वैल्यू 7 बनेगी, n की वैल्यू 15 बनेगी, m की वैल्यू 7, n की वैल्यू 15। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भैया। चलो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, गलत मत करना।
और कई बार बता चुका हूं मैं ऐसा क्वेश्चन। 9 के प्रथम 5 विषम गुणज का औसत। चलिए, 9 के प्रथम 5 विषम गुणज का औसत हमें ज्ञात करना है। पूरी क्लास, 9 के प्रथम 5 विषम गुणज का हमें औसत ज्ञात करना है। 9 के प्रथम 5 विषम गुणज का हमें औसत ज्ञात करना है। पैंतालीस। कभी भी आ जाए यहां पे विषम लिख दे, विषम गुणज, कि 9 के प्रथम 5 विषम गुणज का औसत ज्ञात करो। सबसे बेस्ट तरीका है 9 का 5 से गुणा कर लो, बस आंसर आ जाएगा। 9 पंजे 45। अगर यहाँ विषम लिख दे, 9 का 5 से गुणा करना है बाबा। यहाँ विषम लिख दे तो 9 का 5 से गुणा करना है। 9 पंजे 45, 45 इज द राइट उत्तर। कुछ नहीं करना, बस गुणा कर देना है। चलो जल्दी से, 11 के प्रथम 5 विषम गुणज का औसत ज्ञात करना है। 11 के प्रथम 5 विषम गुणज का औसत ज्ञात करना है। 11 के प्रथम 5 विषम गुणज का औसत हमें ज्ञात करना है। 11 के प्रथम 5 विषम गुणज का औसत हमें ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। अल्टीमेट मजा आ रहा है। तो 11 के प्रथम 5 विषम गुणज का औसत हमें ज्ञात करना है, तो 11 का 5 से गुणा कर देंगे 55, तो 55 इज द राइट उत्तर। 11 पंजे 55, तो हमारा 55 बिल्कुल राइट उत्तर होगा। हमारा 55 बिल्कुल राइट उत्तर होगा। 55 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। बहुत बढ़िया। चलो चलिए, चलो पूरी क्लास जल्दी से बताइएगा, तुरंत प्रभाव से बताइएगा। नहीं, 72 वालों, मुझे पता है कि 72 ही 72 आंसर दे रहे हो। 72 आपका बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा। 72 आपका बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा। 72 बिल्कुल गलत है। क्या कर रहे हो यार? यहां सम लिख दिया। अगर विषम होता ना, विषम, अगर विषम लिखा होता तब आपका 12×6 72 आंसर बिल्कुल सही था। अगर यहां विषम लिखा होता, यहां सम लिख दिया, सम। सम में एक जोड़ना है, 6 में एक जोड़ना है 7, और फिर 12 का 7 से गुणा करना है 84। सम में एक जोड़ के गुणा करना है, विषम में एक जोड़ के गुणा नहीं करते, सम में एक जोड़ के गुणा करते हैं। 12 का 7 से गुणा करना है, 12 का 6 से नहीं, सम में 7 से गुणा करना है। 12 सत्ते 84। इसका जो आंसर होगा वो 84 आंसर होगा। इस चीज का ध्यान रखना, कई बार बता चुका हूं। चलिए जल्दी से बताओ, 13 के प्रथम 5 सम गुणज का औसत, सम गुणज का औसत, अगर मैं कहूं कि 13 के प्रथम 5 सम गुणज का औसत क्या बनेगा? सम गुणज का औसत।
वेरी गुड। अगर मैं बोलूं 13 के प्रथम 5 समगुणज का औसत, तो 5+1 कितना हो गया बाबू? 6। 13 छिन कितना हो गया बाबू? 78 हो गया। 78 आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। 78 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर सम लिख दे, एक जोड़ के गुणा करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, एक जोड़ के गुणा करना है। अब बताना कि अगर क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 7 है, तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 7 है, तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना होगा? पूरी क्लास, लाभ प्रतिशत कितना होगा? पूरी क्लास, क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 7 है, लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 7 है, लाभ प्रतिशत कितना होगा? पूरी क्लास। भग दो वालों। अबे लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकलता है। अच्छरो, सही बता रहा हूं। लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकलता है। नीचे क्रय मूल्य को लिखना जरूरी है, कई बार बता चुका हूं, नीचे क्रय मूल्य को लिखना है। भैया 2 रुपए का लाभ 5 पर, 2 रुपल्ली का लाभ 5 पर, 2 रुपल्ली का लाभ 5 पर, मैं आसानी से बोल सकता हूं कि भैया 2 रुपल्ली का लाभ 5 पर और गुणा 100। 5 से 100 को काटूंगा मैं 20 बार, तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि भैया मुझे 40% का लाभ हो गया, 40% का लाभ हो गया, 40% का लाभ हो गया। ध्यान से करना। चलो, समय दे रहा हूं, आराम से आराम से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए फटाफट, 150। हाँ मुझे पता है 150 बोलोगे। सबका 150 आ रहा है क्या? 150, 150। अबे इतना आसान भी नहीं है खोचड़ो। इतना आसान भी नहीं है, सही बता रहा हूं। रवि ने कुछ चॉकलेट 2 रुपए चॉकलेट प्रति रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 5 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से बेच दिया, तो क्रय मूल्य 2 नहीं है। आपने क्या किया कि क्रय मूल्य 2 लिख दिया और विक्रय मूल्य 5 लिख दिया, गलत हो जाएगा। और आपने लिखा 3 रुपए का प्रॉफिट 2 पर और गुणा 100। 2 से 100 को काटेंगे 50 बार, तो आप लिख रहे हो 150। 150 उत्तर बिल्कुल गलत उत्तर है। 2 रुपए प्रति चॉकलेट, ध्यान सुनना, 2 रुपए प्रति चॉकलेट, 2 रुपए प्रति चॉकलेट, प्रति चॉकलेट, प्रति पर का मतलब होता है 1/, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 1/2। और 5 रुपए प्रति चॉकलेट की दर से बेची और विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/5। क्रय मूल्य हो जाएगा 1/2 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/5। 2 चॉकलेट प्रति रुपए, प्रति रुपए, प्रति रुपए, प्रति रुपए, रुपए नीचे है। 2 रुपए प्रति चॉकलेट, तो 1/2, 1/5, 1/2, 1/5, 1/2, 1/5।
क्रय मूल्य हो जाएगा 1/2, विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 2 एकम 2। अब उसको हानि होगी, 5 रुपए में कोई चीज खरीदी, 2 रुपए में बेची। अब निकालो हानि परसेंट। अब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उसका हानि प्रतिशत पूछा है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 1/2 और 1/5 लिखना है मेरे प्यारे साथी। चलो, तो 5 रुपए में खरीदा, 2 रुपए में बेचा, तो भैया 3 रुपए का लॉस हो गया उसे। 3 रुपल्ली का लॉस हो गया 5 पर, 3 रुपल्ली का लॉस हो गया 5 पर। तो मैं बोल सकता हूं 3 रुपल्ली का लॉस 5 पर और गुणा 100। 5 से 100 को काटूंगा 20 बार, 20 दिया 60। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि भैया 60% का उसका लॉस हो गया, 60% का उसका लॉस हो गया, 60% का उसका लॉस हो गया। अब गलत मत करना भैया, हाथ जोड़े से निवेदन है आप सबसे कि आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। 1/, में लिखना है। चलिए तुरंत प्रभाव से फोड़ के बताओ। रवि ने कुछ चॉकलेट 3 रुपए प्रति चॉकलेट की दर से खरीदी और उन्हें 5 रुपए प्रति चॉकलेट की दर से बेच दिया। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 1/3 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/5। तो 1/3 और 1/5 लिखना है, ठीक है। तो 5 एकम 5, 3 एकम 3। तो भैया 2 रुपए का लॉस हो गया 5 पर। तो 2 रुपए का लॉस 5 पर गुणा 100। 5 से 100 को काटूंगा 20 बार। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि भैया मुझे 40% का लॉस हो गया, 40% का लॉस हो गया। मैं आसानी से बोल लूंगा कि भैया मुझे 40% का लॉस हो गया। चलो, अब दिमाग से बताना, अगर मैं किसी वस्तु पर 20% की छूट दे रहा हूं तो विक्रय मूल्य कितना होगा। कोई भी चीज 100% होती है। अगर मैं दिमाग लगाऊं कि अगर मैं किसी वस्तु पर 20% की छूट दे रहा हूं तो विक्रय मूल्य कितना होगा। पूरी क्लास फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे कि अगर मैं किसी वस्तु पर 20% की छूट दे रहा हूं। वेरी गुड, विक्रय मूल्य हो जाएगा 80%। बहुत बढ़िया, 100 में से 20 को घटाओगे। अब दिमाग लगाओ कि अगर मेरा विक्रय मूल्य 90% है तो अब बताओ छूट कितने परसेंट की मिली। अगर मेरा विक्रय मूल्य 90% है तो छूट कितना परसेंट मिली। अब ये बताओ, अगर मैं 20% की छूट दे रहा हूं तो 80% में बेच रहा हूं। अगर मैं 90% में बेच रहा हूं तो 100 में से 90 को घटाऊंगा, 10% की छूट मिलेगी। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि 10% का हमें डिस्काउंट मिलेगा। 10% का हमें डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक क्रॉकरी का अंकित मूल्य 15,400 है। बड़े ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। एक क्रॉकरी का अंकित मूल्य 15,400 रुपए था और उस पर 12% की छूट दी जा रही है। हर्ष ने दूसरी छूट पाने के लिए दुकानदार से मोलभाव किया और उसने क्रॉकरी को 10,164 में खरीदा। दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट कितनी थी। दो छूट दी है दुकानदार ने, दो छूट दी है। एक तो 12% की और दूसरी छूट हमें निकालनी है
कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बार बार बता रहा हूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों नंबर लाइन पर, नंबर लाइन, तो वो वैल्यू कितने की थी, अंकित मूल्य कितने का था, 15,400, और 15,400 से कितने का पड़ा, 10,164 का पड़ा। कोई वैल्यू 15,400 की थी और 10,164 की पड़ी मेरे प्यारे साथियों, कोई वैल्यू 15,400 की थी, 10,164 की पड़ी, और दो डिस्काउंट दिए गए, दो डिस्काउंट दिए गए, दो डिस्काउंट दिए गए। पहला डिस्काउंट है 12% का, और आपको दूसरा डिस्काउंट निकालना है। अब समझना बात से, जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब देना, जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब देना। कि कोई वैल्यू 15,400 की थी, अंत में आते आते उसकी कीमत हो गई 10,164, और दो डिस्काउंट उस पर दिए गए। डिस्काउंट हमेशा शुरुआत के मूल्य पर दिए जाते हैं, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो पूरी क्लास बताना कि अगर मैं पहला डिस्काउंट 12% के दे रहा हूं तो कितने परसेंट में उस वस्तु को बेचूंगा। पूरी क्लास जल्दी से बताओ कि अगर मैं पहला डिस्काउंट 12% का दे रहा हूं तो उसको कितने में बेचूंगा, जल्दी से बताइएगा, फटाफट फटाफट, तुरंत प्रभाव से आप लोग बताओ। 15,400 पर अगर मैं 12% का डिस्काउंट दूंगा तो वो वैल्यू बढ़ेगी 88% की। अगर मैं 12% का डिस्काउंट दूंगा, अगर मैं 12% का डिस्काउंट दूंगा तो वो वैल्यू बनेगी 88% की। अगर मैं 12% का डिस्काउंट दूंगा तो वैल्यू बनेगी 88%। ये बात क्लियर हो गया, ये वैल्यू क्लियर हो गया। 12% का डिस्काउंट दूंगा तो वो वैल्यू बनेगी 88%। दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता, दूसरा डिस्काउंट निकालना है, तो ये वैल्यू पी मान लेते हैं, पी, तो दूसरा डिस्काउंट पी, समझना ध्यान से। भैया 15,400 की चीज थी, 10,164 की लास्ट में हो गई। मैं पहला डिस्काउंट दे रहा हूं 12% का, तो 12% का डिस्काउंट का मतलब 88% हो गई। दूसरा आपको निकालना है तो दूसरे को मैंने पी मान लिया। अब ये पी का वैल्यू निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, दो जीरो से दो जीरो खत्म, ठीक है, काट के चलो बेटा, काट के चलो हर एक वैल्यू को। 11 से काट रहा हूं, 11 8 88, 11 9 99, 2 बज गया 26, 11 दूनी 22, 4 बज गया, 11 चौक 44, 8 एकम 8, नहीं 4 से काट लेता हूं, है ना, 4 से काट रहा हूं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बज गया, 4 दिया 12, 4 एकम 4, वाह। 11 से काट रहा हूं, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, और 11 एकम 11, 7 से काट रहा हूं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 से 2 मत काट देना, 2 दूनी 4, और 4 से 100 को काटो 25 बार, और 25 का 3 से गुणा करेंगे 75, तो ये वैल्यू आ गई 75। बहुत बढ़िया। तो यहां से हमने देखा कि ये वैल्यू आ गई बाबू 75। 75 आंसर मत दे देना, अब दिमाग लगाना कि कोई अगर मैं 88% में बेच रहा हूं तो इसका मतलब 12% डिस्काउंट था। अगर मैं, अब दिमाग लगाओ कि अगर मैं 25% में बेच रहा हूं तो कितना परसेंट डिस्काउंट होगा। पी की वैल्यू 75 आई है, पी की वैल्यू 75 आई है, अगर मैं 75 में बेच रहा हूं तो कितने परसेंट का डिस्काउंट होगा। पूरी क्लास जल्दी से जवाब दीजिएगा, पूरी क्लास जवाब दीजिएगा। अगर ये वैल्यू 75 है मेरे प्यारे साथियों, ये 75 है, तो मेरे प्यारे साथियों 25% का डिस्काउंट हमें मिलेगा। 100 में से 75 को घटाना, 100 में से 75 को घटाऊंगा तो मैं आसानी से बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, कि भैया हमें 25% का डिस्काउंट मिलेगा। आसानी से बोल दूंगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करना है नंबर लाइन पर, यही नंबर लाइन का प्रयोग करना।
नंबर लाइन का प्रयोग करोगे मजा आ जाएगा, सीधी सी बात कह रहा हूं। चलो पूरी क्लास ध्यान से करो। चलो अब इसको ध्यान से करना है, पूरी क्लास को बिल्कुल ध्यान से। चौदह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। नंबर लाइन सबसे बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसका और भी मेथड है जो बहुत बड़े बड़े पढ़ेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पे करने का। एक क्रॉकरी का अंकित मूल्य 10,000 रुपए था, उस पर 20% की छूट दी जा रही है। हर्ष ने दूसरी छूट पाने के लिए दुकानदार से मोल भाव किया और उसने क्रॉकरी को 6880 रुपए में खरीदा। दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट कितनी थी? तो शुरू में कितना मूल्य था? 10,000। शुरू का मूल्य कितना था बाबू? 10,000। पहला डिस्काउंट दिया है 20% का। अब आप लोग बताओ कि अगर मैं पहला डिस्काउंट 20% का दूंगा तो क्रॉकरी को कितने परसेंट में बेचूंगा? जल्दी से बताओ। अगर मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा तो क्रॉकरी को कितने में बेचूंगा? पूरी क्लास जल्दी से बताइएगा। 80%। दूसरा डिस्काउंट आपको निकालना है, दूसरे को पी मान लेते हैं और लास्ट कीमत बनी है 6880। 4 जीरो से 4 जीरो सीधी सीधी खत्म, ये खत्म। अट्ठू अट्ठू 64, 4 8 6 48। तो पी की वैल्यू आ गई बाबू 86। तो 100 में से 86 को घटाना तो दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा 14% का। सीधा सीधा आंसर है यार, बहुत बढ़िया। दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा 14% का। तो हम आसानी से बोल सकते हैं दूसरा डिस्काउंट है 14% का। चलो दूसरा डिस्काउंट है 14% का। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है उस क्वेश्चन में। पूरी क्लास बड़े ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। दो जने हैं ए और बी, तीन चीजें होती हैं: समय, कार्य और क्षमता। थोड़े से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो बिल्कुल खोपड़ी इधर ही रखना। ए और बी, समय, कार्य, क्षमता। अगर ए और बी की क्षमता का अनुपात 3 और 2 है, उनकी क्षमता का अनुपात 3 और 2 है। कार्य कुशलता, कुशलता भी बोलते हैं कि अगर क्षमता का अनुपात 3 और 2 है तो उनके समय का अनुपात कितना होगा? समय का अनुपात उल्टा कर दो, 2 और 3। उनके समय का अनुपात हो जाएगा 2 और 3। अगर क्षमता का अनुपात 3 और 2 है तो समय का अनुपात हो जाएगा 2 और 3। उल्टा कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उल्टा कर दो। अब तुम बताना कि अगर क्षमता का अनुपात 4 और 5 है तो उनके समय का अनुपात कितना होगा? पूरी क्लास अगर क्षमता का अनुपात 4 और 5 है तो पूरी क्लास समय का अनुपात बताएंगे, पूरी क्लास।
अगर बाबू क्षमता का अनुपात 4 और 5 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 और 4। क्षमता का अनुपात 4 और 5 है तो समय का अनुपात हो जाएगा 5 और 4। उल्टा करके चलना है, उल्टा करके चलना। ध्यान देना कि अगर मैं पूछूं कि क्षमता का अनुपात अगर 2 और 3 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? क्षमता का अनुपात 2 और 3 है, समय का अनुपात बताओ पूरी क्लास, समय का अनुपात कितना हो जाएगा? जल्दी से पूरी क्लास। 3 और 2, उल्टा कर दो। 3 और 2 है ना, 3 और 2। क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है समय और कार्य का, बड़ा मजा आएगा उस क्वेश्चन को करने में। उस क्वेश्चन को करने में बड़ा मजा आएगा। चलिए, समय दे रहा हूं आपको, करो। वाह भैया वाह, समय, कार्य, क्षमता, 3 चीजें होती हैं। जल्दी से फोड़ के बताइएगा इस क्वेश्चन को। चलिए, पूरी क्लास तुरंत प्रभाव से फोड़ के बताना। हाँ, इसमें दिक्कत हो गई भैया। इसमें प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये सवाल अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं आपको पूरा समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, तो पूरी क्लास समझिएगा। एम एन से दुगना कुशल है, 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 एम एन से दुगना कुशल है। एम की क्षमता एन से दुगनी है, एम एन से दुगना है, कह रहा ना, एम एन से दुगना कुशल है, एम एन से दुगना है। एम को दुगना कर दिया एन से। अब मैं पूछना चाहूंगा उसी चीज का जवाब देना। तो एम और एम एन से दुगना है तो उनके समय का रेशो क्या बनेगा? 2 और 1 क्षमता का रेशो है, समय का रेशो बताओ। इस चीज को तो मैं पहले ही बता चुका हूं, समय का रेशो। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर एम एन से दुगना है तो उनके समय का रेशो क्या होगा, जल्दी से बताओ। पूरी क्लास जल्दी से बताना कि एम एन से दुगना है तो उनके समय का रेशो क्या होगा? 1 और 2। इनके समय का रेशो हो जाएगा 1 और 2। वाह, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इनके समय का रेशो हो गया 1 और 2, 1 और 2 है ना। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात। ये कह रहा है एम किसी काम को एन से 66 दिन कम में पूरा करता है। कम, कम का मतलब होता है अंतर। अंतर मैं कई बार बता चुका हूं, कम का मतलब होता है अंतर। तो एम और एन के दिन का मतलब होता है समय। एम और एन के समय का अंतर है बाबू 66। एम और एन के दिन, दिन का मतलब होता है समय, समय का अंतर दे रखा है 66। एम और एन के समय का अंतर दे रखा है 66। तो यहां पे बताओ एम और एन के समय का अंतर कितना है, इसमें देख के बताओ एम और एन के समय का अंतर कितना है। आप बताओ एम और एन के समय का अंतर कितना है। एम और एन के समय का अंतर कितना है? तो आप बोलोगे गुरुजी एम और एन के समय का अंतर कितना है? एक है ना, एक में से 2 गया एक, एक की वैल्यू दे रखी है बाबू 66।
तो एक की वैल्यू आ गई बाबू 66, एक की वैल्यू आ गई 66। भाई अंतर को अंतर से ही तो कंपेयर करेंगे। एम और एन के समय का अंतर एक है, एक की वैल्यू 66, 66 गुना एक की वैल्यू 66, एक की वैल्यू 66, एक की वैल्यू 66। अब कार्य निकालो, कार्य तो आप आसानी से निकाल सकते हो। समय और क्षमता का गुणा करके कार्य निकाल लोगे, समय और क्षमता का गुणा करके कार्य निकाल लोगे। भाई समय और क्षमता का गुणा करके कार्य निकाल लो। 66 दूनी कितना हो गया 132, ये कार्य आ गया 132। वो कह रहा है एक साथ मिलकर वो काम कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, एम और एन मिलकर। तो एम और एन की क्षमता कितनी हो गई दोनों की मिलाकर 3, और 132 में 3 का भाग लगा दो, 3 चौक 12 और 3 चौक 12। तो एम और एन मिलकर उस काम को 44 डेज में कंप्लीट करेंगे। एक बार और समझा देता हूं, ध्यान से समझना। खोपड़िया इधर ही रखना, चैट बॉक्स कम करना थोड़ा सा, और खोपड़िया इधर ही रखना, पूरी खोपड़ी इधर ही रखना मेरे प्यारे साथियों। एक बार और बता दे रहा हूं पूरी क्लास। एम एन से दुगना कुशल है, एम एन से दुगना कुशल है, एम एन से दुगना कुशल है, पूरी क्लास। वो कह रहा है कि एम एन से दुगना कुशल है, एम एन से दुगना है, एम एन से दुगना है, दुगना कुशल है। चलो, उनकी क्षमता का रेशो हो जाएगा 1 और 2, उल्टा कर दो, क्षमता का रेशो हो जाएगा 1 और 2, उनकी क्षमता का रेशो हो जाएगा 1 और 2। ये कह रहा है कि एम किसी काम को एन से 66 दिन कम में पूरा करता है, कम का मतलब होता है अंतर। एम किसी काम को एन से 66 दिन कम में पूरा करता है, एम किसी काम को एन से 66 दिन कम में पूरा करता है, कम का मतलब होता है अंतर, और एम और एन के समय का अंतर है बाबू 66, एम और एन के समय का अंतर है बाबू 66, समय का अंतर है बाबू 66। तो एम और एन के समय का अंतर कितना है यहाँ पे, एक, एक की वैल्यू 66, एक की वैल्यू 66, तो इस एक की वैल्यू 66 होगी। अब आपको कार्य निकालना है, आमने सामने का गुणा करके कार्य निकाल सकते हो। 66 का 2 से गुणा करेंगे, 66 का 2 से गुणा करेंगे 132, 66 का 2 से गुणा करेंगे 132, 66 का 2 से गुणा करेंगे 132। दोनों की क्षमता कितनी है बाबू, 3, 2 और 1 3, दोनों की क्षमता है 3, 2 और 1 3। 132 में 3 का भाग लगा दो, 3 चौक 12, 1 3 चौक 12। दोनों मिलकर उस काम को 44 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि दोनों मिलकर उस काम को 44 डेज में कंप्लीट करेंगे। आसानी से मैं बोल सकता हूं दोनों मिलकर उस काम को 44 डेज में कंप्लीट करेंगे। इसका एक शॉर्ट तरीका भी है मेरे पास, अगर शॉर्ट तरीका देखना चाह रहे हो। कौन कौन चाहता है कि इसका शॉर्ट तरीका मैं बताऊं? सेम टू सेम क्वेश्चन, अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, इसका शॉर्ट तरीका मैं बताना चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। शॉर्ट तरीका, इसका शॉर्ट तरीका 66 है ना, पहले 66 का 2 से गुणा कर लो, 66 का 2 से गुणा कर लो, फिर 2 से 1 कम क्या होता है, 1, 2 से 1 ज्यादा क्या होता है, 3। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या करोगे, 66 का 2 से गुणा करोगे, 2 से 1 कम क्या होता है, 1, 2 से 1 ज्यादा कितना होता है, 3 होता है। 2 से 1 कम होता है 1, 2 से 1 ज्यादा होता है 3, 2 से 1 कम होता है 1, 2 से 1 ज्यादा होता है 3। 3 का 66 से 22, और 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 आंसर आ जाएगा। ये इसका शॉर्ट तरीका है, ये इसका शॉर्ट तरीका है मेरे प्यारे साथियों। चलो इसको करके बताओगे पूरी क्लास। फटाफट फटाफट जल्दी से करके बताएंगे इस क्वेश्चन को पूरी क्लास।
जल्दी से करके बताओ, इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करके बता देना, और हमें पूरा पूरा भरोसा है कि शॉर्ट तरीके से आप इस क्वेश्चन को फोड़ दोगे, हमें पूरा पूरा यकीन है। चलिए, एम एन से तिगना कुशल है। एम किसी काम को 48 दिन में काम पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 48 का 3 से गुणा कर लो। 48 का 3 से गुणा कर लो। 3 से एक कम क्या होता है? 2। 3 से एक ज्यादा कितना होता है? 4। 48 का 3 से गुणा करेंगे। 48 का 3 से गुणा करेंगे। 48 का 3 से गुणा करो। 3 से एक कम 2, 3 से एक ज्यादा 4, 3 से एक कम 2, 3 से एक ज्यादा 4। 4 से कितनी बार गया? 12 बार। 2 से कितनी बार गया बाबू? 6 बार। तो 6 तिया 18। 18 दिन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। वाह! तो 18 डेज बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो हम बोल सकते हैं चलिए, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भैया। अगला क्वेश्चन। पूरी क्लास बहुत बढ़िया क्लास हो रही है आज, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आज की क्लास में। चलो, फोड़ के बताओ। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। अधिक का मतलब होता है अंतर। आज का पेपर कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ पूरी क्लास। अधिक का मतलब होता है दोस्तों अंतर। कई बार बता चुका हूं कि अधिक का मतलब अंतर होता है। अधिक का मतलब अंतर होता है। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से, किसी संख्या के वर्ग, कोई संख्या है उसके वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर, संख्या के 4 गुने को घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। संख्या से 50 अधिक प्राप्त हो रहा है। ए यार, इसको ऐसे करोगे ना तो बड़ा तकलीफ हो जाएगी। ये ऐसे संख्या, और कई लोगों ने ऐसे ही किया होगा, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने को संख्या के 4 गुने से घटाने पर, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने को संख्या के 4 गुने से घटाने पर, ऐसे करोगे तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने को संख्या के 4 गुने से घटाने पर गड़बड़, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ऑप्शन से करो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुना, किसी संख्या के वर्ग, इसका वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग होता है 16, इसका 3 गुना 48, इस संख्या का वर्ग कितना होता है? 16। वर्ग के 3 गुने से, वर्ग का इसका वर्ग कितना हो गया? 16। 16 के 3 गुने से संख्या के 4 गुने, इसका 4 गुना कितना हो गया? 16। इसमें घटाने पर कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। 48 में से 16 घटाओ, 32 आ रहा है। घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। क्या ये संख्या से 50 अधिक है? क्या ये वैल्यू इस संख्या से 50 अधिक है?
नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या ये वैल्यू इससे 50 अधिक है? बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा लेते हैं, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने को, इसके वर्ग के 3 गुने को, 5 का वर्ग हो गया 25, इसके 3 गुने को 75, उस संख्या के 4 गुने, इस संख्या का 4 गुना कितना हो गया 20, 75 में से 20 घटाओ 55, घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त हो रहा है। क्या ये संख्या से 50 अधिक है? हाँ या ना का जवाब दो। क्या ये वैल्यू इस संख्या से 50 अधिक है? क्या ये वैल्यू इस संख्या से 50 अधिक है? जल्दी से बताना, क्या ये वैल्यू इस संख्या से 50 अधिक प्राप्त हो रही है? क्या ये वैल्यू इस संख्या से 50 अधिक प्राप्त हो रही है? यस और नो। एक संख्या के वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, उसके 3 गुना, 25 का 3 गुना 75, में से संख्या के 4 गुने, इस संख्या का 4 गुना कितना हो गया 20, को घटाने पर 75 में से 20 को घटाने पर 55 आ रहा है। क्या ये 55 इससे 50 अधिक है? संख्या से 50 अधिक है? क्या 50 से 55 50 अधिक है? 5 में 50 जोड़ूंगा 55, यस। इसका मतलब 5 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे फोड़ोगे? पूरी क्लास बताओ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पूरी क्लास मुझे बताना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एप्लीकेशन, वो मेरे प्यारे साथियों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन से फोड़ना है पूरी क्लास। किससे फोड़ना है? ऑप्शन। ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को फोड़ने का, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन। चलो ध्यान से, ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक करना है पूरी क्लास। हमें पूरा पूरा उम्मीद है कि ऑप्शन से कर लोगे। बेस्ट क्वेश्चन है आज, बेस्ट। किसी संख्या के वर्ग के 4 गुने से उस संख्या के 5 गुने को घटाने पर, किसी संख्या के वर्ग के 4 गुने से, किसी संख्या के वर्ग, किसी संख्या के वर्ग, किसी संख्या के वर्ग, एक संख्या का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 16, उसके 4 गुने 64 से उस संख्या के 5 गुने, संख्या 4, 4 का 5 गुना कितना हो गया 20, घटाने पर 44 आ रहा है। 64 में से 20 घटाओगे 44, घटाने पर संख्या से 40 अधिक प्राप्त होना चाहिए। संख्या से 40 अधिक प्राप्त होना चाहिए। क्या ये 44 4 से 40 अधिक है? क्या ये 44 4 से 40 अधिक है? यस, आप बोलोगे यस, मजा आ गया। क्या ये 4 40 अधिक है? 44, 4 में 40 जोड़ोगे 44, यस। तो 44 इज द राइट उत्तर, 44 इज द राइट उत्तर। चलो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूं साधारण ब्याज का, क्योंकि आज क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। अगर मैं बोलूं कि साधारण ब्याज 40% है, समय 4 साल है, तो दर कितना हो जाएगी? दर कितना हो जाएगी? दर 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 4 में कितने का गुणा करूं कि 40 आ जाए? पूरी क्लास खींच के चलिएगा। 4 में कितने का गुणा करूं कि 40 आ जाए? पूरी क्लास खींच के आंसर दो। 4 में कितने का गुणा करूं कि 40 आ जाए? जल्दी से बताओ, 4 में कितने का गुणा करूं कि 40 आ जाए? आप बोलोगे 10% का। पूरी क्लास बड़े ध्यान से जवाब देना। अब की बार अगर मैं बोलूं कि साधारण ब्याज 1/4 है और समय 5 साल है, अब बताओ दर कितनी होगी?
कभी भी अगर साधारण ब्याज बटे में दे रखा हो, भिन्न में दे रखा हो, तो इसको परसेंटेज में जरूर कन्वर्ट कर लेना। अगर साधारण ब्याज बटे में दे रखा हो तो इसको परसेंटेज में जरूर कन्वर्ट कर लेना, परसेंटेज में जरूर कन्वर्ट कर लेना, एक 100 का गुणा करके। अब आप जल्दी से बताना कि आपका दर कितना बनेगा। अगर साधारण ब्याज 1/4 है, साधारण ब्याज 1/4 है, तो पूरी क्लास बताइएगा दर कितना बनेगा। दर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें 100 का गुणा करो, 4 से 100 को काटो 25 बार, 5 में कितने का गुणा करूं कि 25 आ जाए? 5%। तो दर आ जाएगी 5%। दर आ जाएगी 5%। अब एक और चीज सीखते हैं। कोई राशि स्वयं की 69/50 हो गई तो साधारण ब्याज कितना लगेगा? अगर मैं बोलूं कि कोई राशि स्वयं की 69/50 हो गई, कोई राशि स्वयं की 69/50 हो गई, कोई राशि स्वयं की 69/50 हो गई, तो साधारण ब्याज कितना लगेगा? अगर मैं बोलूं कोई राशि स्वयं की 69/50 हो गई तो साधारण ब्याज कितना लगेगा? इसमें से इसको घटा दो, 19/50। तो 69 में से 50 को घटाओ, 19/50, ये साधारण ब्याज होगा। ये साधारण ब्याज होगा 19/50। अब तुम बताना, देखते हैं कौन कौन बता पाता है कि कोई राशि 71/60 हो गई तो साधारण ब्याज कितना लगेगा? बटे में बताओ साधारण ब्याज कितना लगेगा। तुरंत प्रभाव से अगर मैं बोलूं कि कोई राशि स्वयं की 71/60 हो गई तो साधारण ब्याज कितना लगेगा? कोई राशि स्वयं की 71/60 हो गई, कोई राशि स्वयं की 71/60 हो गई, 71/60 हो गई, तो साधारण ब्याज कितना लगेगा? पूरी क्लास जल्दी से। कोई राशि स्वयं की 71/60 हो गई तो साधारण ब्याज कितना लगेगा? 11/60। 71 में से 60 गया, 11/60, 11/7। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। पूरी क्लास सुनना, बहुत मजा आएगा। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 19/5 वर्षों में स्वयं की 69/50 हो जाती है। साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 19/5 वर्षों में स्वयं की 69/50 हो जाती है। 19/5 वर्षों में, तो समय कितना है? 19/5 वर्ष। आ हा 19/5 वर्ष। साधारण ब्याज कितना है? कोई राशि स्वयं की 69/50 हो गई, अभी मैंने बताया था कि कोई राशि स्वयं की 69/50 हो गई तो ब्याज कितना लगेगा? 19/50 लगेगा। ब्याज 19/50 लगेगा। तो साधारण ब्याज कितना लगेगा? 19/50। इसको परसेंटेज में जरूर कन्वर्ट कर लेना 100 का गुणा करके, और आपको दर निकालनी है। हो गया, 19 से 19 सॉल्व हो गया। 5 से 50 को काटो 10 बार, 10 से 10 खत्म, तो दर आ जाएगी बाबू 10%। आहा, कितना सुशील सा सवाल था और दिखने में कितना कठिन लग रहा था। दिखने में कितना कठिन लग रहा था। पूरी क्लास जल्दी से फोड़ के बताएंगे। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। पूरी क्लास फोड़ के बताना, किसी का भी गलत उत्तर नहीं होना चाहिए। हमें पूरा पूरा भरोसा है कि फोड़ दोगे। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, जल्दी से फोड़िएगा। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, जल्दी से फोड़िएगा, मजा आएगा इस क्वेश्चन को फोड़ने में। आनंद आएगा, दिल खुश हो जाएगा, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएंगी।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। साधारण, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 11/3 वर्षों में स्वयं की 71/60 हो जाती है। साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 11/3 वर्षों में स्वयं की 71/60 हो जाती है। 11/3 वर्षों में 71/60 हो जाती है। 11/3 वर्षों में 71/60 हो जाती है। तो कोई राशि 11/3 वर्षों में 71/60 हो गई, तो 60 से 71 को घटाओगे, 11/60 का लगेगा साधारण ब्याज। 11/60 का लगेगा साधारण ब्याज। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके 100 का गुणा कर लेना, बस दर निकालो। 11 से 11 खत्म, 3 से कितनी बार गया, 20 बार, 20 पंजे 100, दर हो जाएगी 5%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दर हो जाएगी 5%। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके बिल्कुल भेजे में उतर गई होगी, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। चलो, खींच के बताइएगा इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया। 5 और 1 6, और 2 से 6 को काट दो 3 बार, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया बाबू 1। 1 इज द राइट उत्तर। 1 इज द राइट उत्तर। जल्दी से बताएं, आज के प्रश्न पत्र में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, 27 और 28, ये दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं। ये होमवर्क के रूप में जरूर फोड़ना है मेरे प्यारे साथियों। हमारा महाभारत बैच आ रहा है 16 तारीख को, यूपीएसआई के एग्जाम के बाद। महाभारत सिलेक्शन का महाभारत पेड बैच बिल्कुल फ्री है। 16 मार्च रात 8 बजे चैट बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके महाभारत बैच को जरूर लाइक कर लें मेरे प्यारे साथियों। महाभारत बैच बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। 16 मार्च रात 8 बजे का इवेंट होने जा रहा है, इसको लाइक कर देना। सभी साथी लाइक कर दो महाभारत बैच को, और बिल्कुल फ्री है आपके लिए 16 मार्च रात 8 बजे। ठीक है, महाभारत बैच बिल्कुल फ्री है। जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है मेरे प्यारे साथियों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से वो व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाना। व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ना है ना। जो भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़ा है, ये व्हाट्सएप चैनल से सबको जुड़ना है, सभी साथी। व्हाट्सएप चैनल का नाम है विपुल सर शिकारी मैथ, जहाँ पे हम स्टेटस देखते हैं ना, व्हाट्सएप के स्टेटस देखते हैं, वहां पे एक्सप्लोर कर लेना, विपुल सर शिकारी मैथ, विपुल सर मैथ सर्च कर लेना, आ जाएगा। और वहां पे मैंने यूपीएसआई के लिए 2 पीडीएफ भेज रखी हैं। यूपीएसआई की पीडीएफ आप जरूर पढ़ लेना। आपका परसों एग्जाम है, 14 और 15 मार्च को आपका एग्जाम है। यूपीएसआई की 2 पीडीएफ भेज रखी हैं। यूपीएसआई के लिए 2 मैराथन क्लास का वीडियो भेज रखा है। यूपीएसआई एग्जाम के 2 वीडियो भेज रखे हैं, उन वीडियो को, इन पीडीएफ को जरूर देखना। इंपॉर्टेंट क्लास के लिंक, क्विज, क्विज भी आती है इन क्लास, इसमें देखो क्विज में पूछता हूं, उस क्विज के आंसर देते हैं कई लोग, कई लोग आंसर देते हैं। देखो बहुत सारे लोग आंसर देते हैं, बहुत सारे लोग आंसर देते हैं इन क्विज का। तो आप लोग भी आंसर दिया करो मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। क्विज में पूछता हूं, आप लोग इस व्हाट्सएप चैनल पे जरूर ऐड हो जाना, विपुल सर मैथ। जहाँ पे हम स्टेटस देखते हैं, वहां नीचे नीचे कहीं ना कहीं लिख रहा होगा एक्सप्लोर या एक्सप्लोर मोर। इस व्हाट्सएप चैनल पे सबको ऐड होना है। और मेरे प्यारे साथियों, महाभारत बैच आ रहा है 16 मार्च को रात 8 बजे वाले इवेंट में धुआं धुआं मचाएंगे। और यूपीएसआई का जिनका भी एग्जाम है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ। और यूपीएसआई के एग्जाम के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में आसानी से जुड़ जुड़ जाना। रात 9 बजे वाली क्लास होती है हमारी, बहुत शानदार तरीके वाली होती है, बिंदास वाली होती है, सबको जोड़ना है। आज के सेशन में आज्ञा दीजिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू, थैंक यू।
साथियों, अगर आप एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, सीजीएल, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमने सहायता बैच निकाल रखा है। स्पेशली एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो 199 रुपए में, 199 रुपए में आप ये सहायता बैच ले सकते हैं। ऐसी एसएससी जीडी का 199 रुपए में, यूपी ट्रिपल सी पैट का 199 रुपए में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 199 रुपए में, यूपी पुलिस कांस्टेबल का 199 रुपए में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 199 रुपए में, आरआरबी ग्रुप डी का 199 रुपए में। सब चाहते हैं कि सब मिल जाए, अलग अलग ना लेना पड़े। 199 रुपए के अलग अलग लोगे तो 2-3 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। तो 499 रुपए का कंप्लीट बैच, सारे एग्जाम की तैयारी। तो सहायता बैच से आज ही जुड़िएगा एग्जामपुर एप्लीकेशन पर दोस्तों। और मेरा मैथ स्पेशल लेना चाहते हैं तो 111 रुपए में मेरा मैथ स्पेशल बैच ले सकते हैं, जिसमें मैं 24 तारीख से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और धुआंधार तरीके से स्पेशल बैच है। इसमें शिकारी जितने भी बैच आए हैं उन सबको फ्री दे दूंगा। और 111 रुपए में मैथ स्पेशल बैच, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों कराऊंगा। पूरी कंप्लीट मैथ कराऊंगा मात्र 111 रुपए में। पीडीएफ, ई बुक सारी फ्री मिलेंगी आपको, पुराने बैच सारे फ्री मिलेंगे। ये नया बैच 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो होंगी, लाइव वीडियो होंगी। तो इस बैच को जरूर ले लीजिएगा एग्जामपुर एप्लीकेशन से। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।